Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IAS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history NCERT classes chapter 10 The Changing World of Visual Art अर्थात दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। तो कल हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 में देखा था किस तरीके से जो ब्रिटिशर थे उन्होंने एक चित्रों का यानी कि कलाओं का जो था वो उदय किया और किस तरीके से वो ब्रिटिशर को ही यानी कि उसमें बढ़ा चढ़ा करके दिखाते थे यानी कि एक इतिहास रचने के लिए। तो देखिए, तो आज के वीडियो का हमारा पार्ट 2 है और जिन्होंने हमारी पार्ट 1 को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर वहां पर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, दरबारी कलाकारों का क्या हुआ था। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, तो विभिन्न दरबारों में हम विभिन्न रुझान देख सकते हैं। जैसे कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने केवल जंग के मैदान में ही जाकर अंग्रेजों से लोहा लिया। लोहा लेने का तात्पर्य ये है कि जंग के मैदान में जाकर ही जो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर के सामने एक तरीके से युद्ध की उनको चेतावनी दी और उन्हें एक तरीके से उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का भी उनके सामने विरोध किया और वह स्थानीय परंपराओं का प्रोत्साहन देते रहे। तो सेरिंगापाटम स्थित उनके महल की दीवारें पर स्थित कलाकारों द्वारा बनाए गए भिन्न भित्ति चित्र लगे होते थे। तो देखिए, तो जैसा कि हम चित्र 10 में देखेंगे तो इसी तरह का एक भित्ति चित्र दिखाई दे रहा है। तो इस तस्वीर में 1780 अर्थात 1780 में पोलिल्लुर में हुए उस प्रसिद्ध युद्ध का जश्न मनाया जा रहा है जिसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली ने अंग्रेज फौजों को धूल चटा दी थी। तो देखिए, तो चित्र 10 में तो पहले तो देख लेते हैं भित्ति चित्र यानी कि दीवार पर बना चित्र। तो दीवार, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि भित्ति चित्र से क्या तात्पर्य है, यानी कि ऑप्शन दिए होंगे दीवार पर बना चित्र या साधारण चित्र या मतलब किसी भी तरीके के ऑप्शन। तो आप लोगों को ये जो चीज़ है वो नोट करके रखनी है कि दीवार पर बने चित्र को हम भित्ति चित्र कहते हैं। तो देखिए, तो चित्र 10 में क्या दिखाने की कोशिश की गई है, जो टीपू सुल्तान थे और 1780 में जो अंग्रेजों के बीच इनकी मतलब एक जंग हुई थी पोलिल्लुर युद्ध में, तो अंग्रेजी सेना पर हैदर अली की फतह की याद में सेरिंगापट्टनम स्थित दरिया दौलत महल के लिए बनवाया गया एक भित्ति चित्र। तो यानी कि दीवार पर एक ऐसा चित्र बनवा दिया गया था जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो देखिए, तो मुर्शिदाबाद के दरबार में अलग रुझान देखने को मिलता है। यहाँ की सरोजुजुल्ला को हराने के बाद अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर अपने कठपुतलियों को बैठा दिया था। पहले उन्हें मीरा जाफर को भी, उसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया। तो मुर्शिदाबाद रियासत में स्थानीय लघु चित्र कलाकारों को इस तरीके से प्रोत्साहन किया गया कि वे अंग्रेजों की अभिरुचियों और कला शैलियों को भी सीखने लगे। तो जैसे कि हम चित्र 11 में देखेंगे कि यह है ईद के एक जुलूस की तस्वीर है। यहाँ 18वीं सदी के आखिर में एक दरबारी कलाकार द्वारा बनाई गई इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद के स्थानीय लघु चित्र कलाकार यूरोपीय यथार्थवाद के तत्वों को अपनाने लगे थे और इस चित्र में उन्होंने परिक्षेप्य विधि का इस्तेमाल किया। यानी कि परिक्षेप्य विधि का मतलब होता है एक ऐसा तरीका और एक ऐसा जरिया जो दूर की चीज़ें यानी कि छोटी दिखाई देती है और समांतर रेखा दूर जाकर एक दूसरे में विलीन होती प्रतीत होती है। तो चीज़ों को जीवंत और असली दिखाने के लिए उन्होंने रोशनी और परछाई का इस्तेमाल किया। तो ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाने के बाद बहुत सारी स्थानीय रियासतों का प्रभाव और धन संपत्ति समाप्त हो गई थी। अब ये दरबार ऐसी स्थिति में नहीं रह गए थे कि चित्रकारी का खर्चा उठा सके और उन्हें दरबार की सेवाओं के बदलते पैसा दे सके। ऐसे में चित्रकार अब क्या कर रहे थे, जो रोजी रोटी थी तो उनके लिए क्या करते थे, तो उनमें से बहुत सारे जो थे अंग्रेजों की शरण में जाने लगे थे। यानी कि जो कलाकार थे जो चित्रों को बना करके अपनी रोजी रोटियाँ एक तरीके से कमाते थे और जो अपनी जीवनचर्या चित्रों को बनाकर ही एक तरीके से व्यतीत करते थे, अब वो अंग्रेजों का एक तरीके से अंग्रेजों की वो शरण में जाने लगे थे। तो देखिए, पहले तो हम ये चित्र 11 देख लेते हैं जिसमें परछाइयों के द्वारा इसे वास्तविकता का रूप दिया गया है। तो देखिए, तो कितना ज़्यादा रियल ये चित्र लग रहा है। तो देखिए, तो साथ ही भारत से आए अंग्रेजी अफसरों को यह समझ आने लगा था कि उपनिवेशों में उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा इंग्लैंड में था। तो लिहाजा वे भी इस तस्वीर को बनाना चाहते थे जिनमें सहारे में वे भारत को समझ सके। वे भारत में अपने जीवन की यादगार के तौर पर ऐसी चीज़ें चाहते थे जिन्हें पश्चिमी दुनिया के सामने पेश कर सके।
इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरीके से जो स्थानीय कलाकार थे उन्होंने स्थानीय पौधे और जानवरों की ऐतिहासिक इमारतें और स्मारकों की त्यौहार के जुलूसों और व्यवहारों की दस्तकारी की, जाति और समुदाय की पेंटिंग्स बनाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इन तस्वीरों को बड़े शौक से अपने संग्रह में जोड़ लेते थे, यानी कि इन तस्वीरों को इकट्ठा कर लिया करते थे। तो इन चित्रों को कंपनी चित्रों के नाम से भी जाना जाता था। तो परंतु सभी कलाकार दरबारी चित्रकार नहीं थे, इसलिए जो सभी नवाब हुआ करते थे उस समय वो चित्र नहीं बनवाते थे। ऑलराइट, तो देखिए, तो चित्र 11 में ईद ईद के एक जुलूस में मुर्शिदाबाद के नवाब मुवाक्कुल्ला सैलाफी ब्रिटिश सरकार की फरिंगटन द्वारा बनाए गए एक तेल चित्र की स्थानीय दरबारी चित्रकला जो कि 1799 में बनाई गई थी। तो देखिए, उसके बाद हुआ क्या था, जो सभी कलाकार थे तो वो दरबारी चित्रकार नहीं थे, वे सभी नवाबों के लिए चित्र नहीं बनाते थे। तो देखिए, तो आखिर उस समय चल क्या रहा था। तो देखिए, तो इस तरीके की कंपनी पेंटिंग्स में लोगों के सपाट पृष्ठभूमि दर्शाया जाता था। इस बात का अंदाजा होता था कि ये लोग किस सामाजिक परिवेश में जीते थे और काम करते थे। चित्र केवल ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को इंगित करने के लिए जरिए विभिन्न लोगों के समुदाय को बाहर लोग आसानी से पहचान सके। जिस तरह कंपनियां चित्रों के विभिन्न प्रकार के विभिन्न पौधे, पक्षियों और पशुओं के दर्शाया जाता था, उसी तरह मनुष्यों को भी विभिन्न व्यवसायों, जातियों और संप्रदायों के नमूनों के रूप में ही चित्रित किया जाता था। तो देखिए, तो किस तरीके का चित्र किया गया है, जिसमें एक तरीके से उनकी पूरी की पूरी संस्कृति, पूरी जाति का इसमें हम विवरण देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नई भारतीय लोक कला। तो देखिए, तो नई भारतीय लोक कला किस प्रकार की थी। तो 19वीं सदी में भारत के बहुत सारे जो शहर थे वो एक नई लोक कला जो थे वो विकसित हो रही थी, यानी कि वहाँ पर एक नई कला विकसित हो रही थी। वो किस तरीके की कला थी, चलिए बात करते हैं। तो बंगाल में कालीघाट स्थित मंदिर का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। तो वहाँ के स्थानीय गांवों में रहने वाले खर्रा चित्रकार, यानी कि खर्रा चित्र का मतलब होता है कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है। तो उसे खर्रा चित्र कई तरह के हो सकते हैं, तो लेकिन इस अध्याय में हम केवल खर्रा पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। तो खर्रा पेंटिंग आप लोगों को समझ आ गया होगा, यानी कि जिसको हम एक तरीके से रोल कर लेते हैं, जैसे कि आज वर्तमान समय में आप कैलेंडर टाइप भी देखते हैं, उस पर पूरा का पूरा एक तरीके से चित्र रहता है, वैसे हम उसको रोल कर लेते हैं। तो जिन्हें पटुआ कहा जाता है, और ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पूर्वी भारत में कुम्हेर और उत्तरी भारत में कुम्हार एक नए कला शैली में जो थे वो विकसित करने लगे। तो वे आसपास के गांवों में 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता आए थे। तो उस समय कोलकाता में वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में फैल गया था। तो नए नए औपनिवेशिक कार्यालय खुल रहे थे। तो ऐसे में हो क्या रहा था, जो नई इमारतें और सड़कों का निर्माण चल रहा था, तो वे नए बाजार जो थे उस समय खुल रहे थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो एक तरीके से बदलाव है वो बदलाव आ रहे थे। नई नई कलाओं का एक तरीके से विस्तार हो रहा था। तो ऐसे में शहर में तरह तरह के मौके पैदा हो रहे थे जो आकर लोग जहां काम कमा खा सकते थे। तो ग्रामीण कलाकार भी एक ऐसे ग्राहकों में संरक्षक की उम्मीद में शहरों में आकर बसने लगे थे, यानी कि एक तरीके से शहरों का जो लोग थे, यानी कि गाँव से लोग जो शहर में आते थे एक तरीके से कमाने और खाने के लिए आते थे, यानी कि क्योंकि शहरों में अवसर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, यानी कि व्यापार वहाँ पर ज़्यादा था। तो देखिए, तो 19वीं सदी के पहले में ग्रामीण पटुआ और कुम्हेर आमतौर पर पौराणिक विषयों और देवी देवताओं की तस्वीरें ही बनाते थे। तो कालीघाट जाने के बाद वे इसी तरीके के धार्मिक चित्र बनाते रहे और परंपरागत रूप से खर्रा चित्रों की छवियाँ गोलाकार नहीं बल्कि सपाट हुआ करती थी। तो अब कालीघाट चित्र में अपनी छवियों में उमाद पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल करने लगे, और जिससे उनकी तस्वीरें जो हैं एक तरीके से तियायामी दिखाई देने लगी, परंतु अभी भी उनकी तस्वीरें यथार्थपरक और जीवंत नहीं थी। दरअसल शुरुआती कालीघाट चित्रों में मुखर सुनियोजित अयथार्थवादी शैली स्पष्ट दिखाई देती थी, जिसमें छवियां विशाल और शक्तियाँ थी। उनमें रेखाएं, विवरणों और रंगों का न्यूनतम प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, तो जैसे कि चित्र 13 में हम देख सकते हैं, हनुमान और जम्बून के बीच युद्ध कालीघाट पेंटिंग 19वीं सदी में जो बनाई गई थी। तो देखिए, तो किस तरीके का ये युद्ध इसमें चित्रित किया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कलाकारों ने परंपरागत छवियों को भी आधुनिक रूप दे दिया है। तो इसमें हनुमान
जूते पहने हुए हो और उनका चलन 19वीं शताब्दी में बहुत बढ़ता जा रहा था। तो देखिए तो किस तरीके का उन्होंने चित्र अंकित यहाँ पर किया गया है। तो देखिए तो हुआ क्या था। तो 1840 के दशक के बाद कालीघाट कलाकारों में से एक नया रुझान देखने को मिला। तो जहाँ पर मूल्य, मान्यताएं, रुचियाँ, सामाजिक कायदे कानून और रीति रिवाजों में इतनी तेजी से बदल रहे थे, तो ऐसे में समाज में रहने वाले कालीघाट चित्रकारों में भी अपने आसपास की जो दुनिया थी वो ध्यान रखते थे और सामाजिक राजनीतिक विषयों पर चित्र बनाने लगे थे। तो 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारे कालीघाट चित्रों में ब्रिटिश शासन यानी कि ब्रिटिश रूल के अंतर्गत सामाजिक जीवन को दर्शाया गया। तो अपने चित्रों के माध्यम से कलाकार अक्सर अपनी नई बदलती उपहास करते थे। तो अंग्रेजी भाषी और पश्चिमी आदतों में रंगे साहिबों की तरह सजे सिगरेट पीते हुए या कुर्सियों पर बैठे लोगों और उनके नए शौकों का मजाक उड़ाते थे और उन्हें पश्चिमी रंग के रंगों बाबू का मजाक उड़ाया जाता था। तो भ्रष्ट पुजारियों की आलोचना की और औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। ये कलाकार अक्सर अमीरों के खिलाफ आम आदमी के गुस्से को सामाजिक तौर तरीकों में आ रहे आमूल बदलावों के प्रति बहुत सारे लोगों में पैदा हो रहे भय को अभिव्यक्त करते थे। तो काफ़ी सारे एक तरीके से जो बदलाव थे वो चित्र की दुनिया में यानी कि एक तरीके से विजुअल आर्ट की दुनिया में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसे ये इस तरीके का दौर चल रहा था कि उस समय लोग एक तरीके से जो अपनी भड़ास थी वो चित्रों के द्वारा एक तरीके से निकाल दिया करते थे और ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी थी, क्योंकि एक तरीके से काफ़ी लोगों की यानी कि काफ़ी ज़्यादा कहे हम लोगों की ये दिनचर्या का एक तरीके से एक स्रोत भी था। तो देखिए तो चित्र 14 में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है, जैसे कि हम एक हाथी पर बैठकर एक शेर का शिकार करता हुआ एक अंग्रेज देख सकते हैं, जो कि कालीघाट की एक तरीके से पेंटिंग बनाई गई है। तो इस पेंटिंग में एक बात बढ़िया उदाहरण है कि पटवा कलाकार भारत में अंग्रेजों के जीवन को किस तरह से देखते थे। उपनिवेश में अंग्रेजी शिकार का बहुत शौक रखते थे और उनमें एक ऐसा खेल था जिनमें वे साहस व मर्दानगी का प्रदर्शन करते थे। तो देखिए किस तरीके से यह हाथी पर बैठ करके शिकार कर रहे हैं। तो उनमें होता क्या था, देखिए तो लोकप्रिय तस्वीर केवल गरीब ग्रामीण कालीघाट चित्रकारों द्वारा ही बनवाई नहीं जा सकती थी। तो अक्सर मध्यवर्गीय चित्रकारों ने भी प्रिंटिंग प्रेस लगाए और बाजार के लिए चित्र तैयार किए। उन्हें जीवन अध्ययन यानी कि कलाकारों के लिए जीवन मांडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन, उसे जीवन अध्ययन कहा गया। और तेल चित्रकारी और छापे बनाने की नई विधियों का ब्रिटिश कला संसाधनों का प्रशिक्षण दिया जाता था। अब कोलकाता आर्ट स्टूडियो 19वीं सदी के आखिर में कोलकाता में स्थापित की गई सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेसों में से एक थी। तो देखिए यहीं से ही एक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर लगाई गई थी। तो कोलकाता आर्ट स्टूडियो 19वीं सदी के आखिर में कोलकाता में स्थापित की गई थी। तो इसका पूरा स्टूडियो का नाम क्या था, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में लगाई गई थी उसका नाम था कोलकाता आर्ट स्टूडियो। तो 19वीं सदी में ये लगाई गई थी। ऑलराइट, तो इस प्रेस के प्रसिद्ध बंगाली व्यक्तियों के साथ साथ पौराणिक पात्रों को भी आमद कर तस्वीरें बनाई जाती थी। ये पौराणिक तस्वीरें यथार्थपरक होती थी और इस तस्वीरों में पृष्ठभूमि और आकर्षण भूद्रवीय पहाड़ियों, झीलों, नदियों और जंगल होते थे। दुकानों और सड़कों पर लगी अस्थायी दुकानों पर अपने प्रचलित कैलेंडरों में हिंदू देवी देवताओं को एक ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होगी। तो इन तस्वीरों में विशेष 19वीं सदी की आखिर में मैकू रूप से सामने आई हैं। तो देखिए तो जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे चित्र 15 में, तो कुर्सी पर बैठा है एक बाबू जो कि कालीघाट की पेंटिंग के द्वारा ही बनाया गया है। तो देखिए तो इस तरीके की पेंटिंग्स में क्या दर्शाने की कोशिश की गई थी, तो यह बह के साफ दिखाई दे रहा है कि बाबू लोग पश्चिमियों को नकल करेंगे और स्थानीय संस्कृति की सारी अच्छी चीज़ों को छोड़कर यहाँ बाबू को एक मक्सरी की तरह दिखाया गया है, जो ऊंची एड़ी वाले काले जूते पहनकर अजीब नोकदार पाए जाने वाली कुर्सी पर बैठा है। तो देखिए तो किस तरीके के चित्र जो है उन्होंने अंकित किया है, अब देखते हैं। तो चित्र 16 में देखिए क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। तो नल दंपत्ति की कहानी का एक दृश्य जो कि कलकत्ता आर्ट स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया था 1878 में। तो इस चित्र की तुलना चित्र 15 के साथ के देखेंगे कि किस तरीके से ये यथार्थपरक लगता है। तो देखिए
तो इस तरीके की लोकप्रिय तस्वीर भारत के अन्य भागों में भी बनाई जा रही थी। राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के चलते प्रारंभिक 20वीं सदी की जनसाधारण के इस्तेमाल की तस्वीरें राष्ट्रवादी संदेश के दिए जाने लगी थी। इनमें से जो बहुत सारी तस्वीरें थी तो आप भारत माता को देवी के रूप में भी इसमें देख सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय झंडा लिए हुए। कई तस्वीरों में राष्ट्रीय नायक अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा रहे हैं, जबकि कुछ तस्वीरों में देवी देवताओं के अंग्रेजी का कल्याण कर रहे हैं। तो देखिए, तो चित्र 17 में हम देख सकते हैं जो एक तरीके से काली माता के, इसमें हम लोग चित्र देख सकते हैं जो कि कोलकाता आर्ट स्टूडियो के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये 1905 में अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी। सिगरेट के एक भारतीय ब्रांड का विज्ञापन है। तो इसमें आप देवी द्वारा मारे गए दानवों के ब्रिटिश सिपाहियों के सिर देख सकते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रवादी विचारों की अभिव्यक्त करने की और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उच्छेदित करने के लिए धार्मिक छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ऑलराइट, तो देखिए चित्र 18 में हम देख सकते हैं भारत माता की एक प्रचलित तस्वीर। तो इसी के साथ आज का हमारे पार्ट 2 खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारी एक तरीके से आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। एंड हैव ए गुड डे। जय हिंद।